बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदनू रांची से आप लोगों का सादर अभिवादन। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग आप लोगों का लर्निंग में रुकावटें नहीं दिए हैं। आप लोगों की लर्निंग लगातार चल रही है और आशा और विश्वास करता हूं कि इसी तरह आगे चलती रहेगी। मैंने कोर्स 1 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास, यूनिट 4 में बुद्धि वितरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको मैंने प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि वितरण, इसके बाद मैंने पिछड़े बालकों के लिए क्या शिक्षा होगी, पिछड़े बालक कौन से होते हैं, उसके कारण और पिछड़पन के जो उपाय हैं मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भेज चुके हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ कि पिछड़े बालक की शिक्षा, मतलब पिछले बालकों की शिक्षा, पिछले बालकों को सुधार हेतु कौन कौन सी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पूछता है पिछड़े बालकों की शिक्षा और पिछड़े बालकों के लिए अध्यापक की क्या भूमिका है, शिक्षा क्या है, उसके बारे में आज लेकर उपस्थित हूँ। उसका पॉइंट है पिछड़े बालकों की शिक्षा। जैसा कि स्टोन्स महोदय ने पिछड़े बालकों की शिक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला है और उसने कहा कि आजकल अगर देखा जाए कि पिछड़े बालक के क्षेत्र में किया जाने वाला जो अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर बालकों पर उचित ध्यान दिया जाए तो वह बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। पिछड़े बालक की शिक्षा के प्रति जो उचित ध्यान देने से अभिप्राय है कि उनकी शिक्षा का जो उपयुक्त संगठन, हम इस संगठन के आधारभूत तत्वों को प्रस्तुत करता हूँ और ये चीज़ें मैंने विस्तार से इस पर अध्ययन भी किया है। स्टोन्स ने पिछड़े बालक की शिक्षा में पहला चीज रखा है कि विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। जैसा कि पिछड़े बालकों की बातें हम करते हैं कि वास्तव में पिछड़े बालक की जब हम बात करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से, जो प्रोफेसर हैं उदय शंकर सिंह जी ने एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखी है कि विशिष्ट विद्यालय की स्थापना के बारे में, कि एक पिछड़े बालक के लिए शिक्षा विशिष्ट विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उसने कहा कि यदि पिछड़े बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाएगी तो वह पिछड़ जाएंगे, स्वाभाविक है कि पिछड़ जाएंगे।
और फलस्वरूप वे अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो सकते हैं। हो जाएंगे। जहाँ तक विशिष्ट विद्यालय और उनके अपनी कमियों का कम ज्ञान होगा, वे अपने समान बालक के समूह की अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। उसमें अपने समूह में सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों में उनके लिए प्रतिद्वंदिता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक होगा। उदस जी ने बहुत ही अच्छी बातें कहा। विशिष्ट विद्यालय संक्षेप में ये भी कहा जा सकता है कि यदि विशिष्ट विद्यालय आवासीय विद्यालय हो तो पिछड़े बालकों को और अधिक लाभ हो सकता है। ऐसे विद्यालय में अनेक पिछड़पन के कारणों का जब सरलता से अध्ययन करके उपचार किया जा सकता है। ऐसा इंग्लैंड में इस प्रकार के विद्यालय हैं। इंग्लैंड में विशिष्ट विद्यालय की स्थापना है पिछड़े बालकों की शिक्षा में, और उनमें 100 से अधिक छात्र नहीं रह सकते। 100 से अधिक छात्र उसमें रखे ही नहीं जाते। स्पष्ट रूप में भी कहा गया 100 से अधिक छात्र नहीं रखे जाएंगे और एक क्लास में मात्र 20 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ऐसी इंग्लैंड में व्यवस्था है। तो इससे और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करके हम बालक के पिछड़पन को सुधार कर सकते हैं, उनके पिछड़पन में सुधार ला सकते हैं। उसी क्रम में फिर विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। विशिष्ट विद्यालय के बाद विशिष्ट कक्षा, पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा की स्थापना होनी चाहिए। यदि किसी कारण से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना संभव नहीं है तो उसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है। मान रहे हैं कि अगर विशिष्ट विद्यालय की स्थापना नहीं हो पाती है, समय संभव नहीं है, तो उस विद्यालय में विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था तो की जा सकती है। कैसे बालकों को पढ़ाया जाए और कक्षाओं के संबंध में स्टोन्स महोदय ने अपनी बात बहुत ही अच्छे शब्द में कहा है। स्टोन्स ने इसमें 3 सुझाव भी दिए हैं। उसने कहा कि इन कक्षाओं में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। स्पष्ट कहा कि जो कक्षाएं की व्यवस्था डोनाल्सन ने कहा, स्टोन्स ने, कि जिन कक्षाओं में छात्रों की संख्या वह 20 से अधिक न होनी चाहिए। 20 से अधिक होगी तो उसके लिए विशिष्ट कक्षाएं नहीं मानी जाएंगी। और दूसरी सुझाव उन्होंने बताया कि ये कक्षाएं भिन्न भिन्न विषयों की होनी चाहिए। इन्हें कि एक ही विषय का विशिष्ट कक्षा चला के कोटा पूर्ति कर दिया, ऐसा नहीं हो। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न कक्षाएं होनी चाहिए। और इनमें इन पिछड़ों की बातें, इन विषयों में जब पिछड़ी हुई विद्यालयों के सब छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। सब सब्जेक्ट में जो बच्चा पिछड़ा है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा सुझाव उन्होंने कहा, स्टोन्स ने, कि जिन विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाएं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है
उनमें 1 या 2 कक्षाओं को चलाने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, इतने स्थान कभी कभी विद्यालय में नहीं होते हैं, लेकिन 1 से 2 से 3 कक्षाएं तो चलाने की व्यवस्था कोई भी विद्यालय कर सकता है। इसलिए ये चीज़ें अक्सर होनी चाहिए विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था में। और इन दोनों कक्षाओं में विद्यालय के सब पिछड़े छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दे करके उस बच्चों की अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक बात और है कि विशिष्ट विद्यालयों का संगठन, विद्यालय का जो संगठन है, उस संगठन के बारे में कुपुस्वामी, नाम सुने होंगे आप एजुकेशन में। कुपुस्वामी ने स्पष्ट बातें कहा कि पिछड़े हुए बालकों के विशिष्ट विद्यालयों का जो संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए, स्पष्ट कहा कि इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें विभिन्न प्रकार की अधिकतम छात्र क्रियाएं, बालकों को पर्याप्त पर नियंत्रण, बालकों की पर्याप्तता पर नियंत्रण और उसकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण, स्वतंत्र अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पूर्ण अभिलेख विकसित हो सके। संगठन बना है, बालक को स्वतंत्र रहना चाहिए और उसकी जितना बालक वह अपने अनुसार प्रत्येक जितना प्रगति वो कर रहा है उसका पूर्ण रूप से उस विद्यालय में उसका अभिलेख होना चाहिए कि अब तक कितने बालक पिछड़े बालकों से शिक्षा प्राप्त करके वो अपने कितने बालक अब तक प्रगति किए हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। और अध्ययन भी विशेष ध्यान देने की बात, अगर बालकों का जब शिक्षा एजुकेशन तीव्र होता है तब बालक पिछड़पन से बच सकता है। ये भी एक उसके लिए संगठन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला, अच्छे शिक्षक की नियुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए ही आवश्यक नहीं है, एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति हर शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक है। अगर अच्छे शिक्षक की नियुक्ति होती तो बच्चे पिछड़पन से बच सकते हैं। और जो आज बातें कही जा रही हैं कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा जा रहा है कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, पिछड़े बालकों को शिक्षा देने के लिए जो अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का वर्णन करते हुए वर्ट ने लिखा है, वर्ट महोदय ने लिखा अच्छे शिक्षक का वर्णन करते हुए कि पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक, पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने की बजाय, साहित्यिक रुचियों वाला मनुष्य होने की बजाय व्यवहारिक मनुष्य होता है। स्पष्ट, साहित्य तो जानता है लेकिन व्यवहार भी जाने, व्यवहारिक भी जाने। उनकी रुचियां पुस्तकीय होने के बजाय, कितनी अच्छी बातें कहा वर्ट ने, उनकी जो रुचि है पुस्तकी के बजाय मूर्त होती है, मूर्त होनी चाहिए, मूर्त होती है और उनमें सारी कार्य करने की योग्यता होती है। जब अच्छे शिक्षक की नियुक्ति आप करेंगे तो उसमें पुस्तक की प्रति तो रुचि होगी ही, और मूर्त बजाय मूर्त होती भी है, पुस्तकीय रुचियां जो हैं उसकी मूर्त होती है। और ये भी होता है वह सारी कार्य करने की योग्यता भी रखते हैं। अच्छे शिक्षक हैं, जितनी अधिक से अधिक उनको सारी कार्य दिया जाए वह करने में अपना महारत हासिल करते हैं। इसीलिए स्वतंत्रता तो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र रूप में निर्णय लिया गया
कभी गलत नहीं हो सकता, अच्छा होता है। तो इसलिए एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति करके जब आप पिछड़े बालकों की शिक्षा कराएंगे तो पिछड़े बालक पिछड़पन से मुक्ति मिल सकती है। कितनी अच्छी बात है। एक बात और, छोटे समूह में शिक्षा, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा। अगर मैं 40 के स्थान पर 20 बच्चों का क्लास लेकर के छोटे छोटे समूह में अगर शिक्षा हम दे रहे हैं तो बच्चे पिछड़पन से दूर हो सकते हैं। इसीलिए छोटे समूहों की जो शिक्षाएं होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब बालक मन से लगन से कोई कार्य करने के लिए तत्पर होता है। और जहाँ पर ज़्यादा कक्षाएं में बच्चे रहते हैं, किसी कक्षा में 40 से ऊपर बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाने के कारण वो भी पिछड़ जाता है। इसलिए जो छोटे समूह में शिक्षा दी जाती है वह बहुत ही पिछड़े बालकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। पिछड़े हुए बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते हैं, स्पष्ट कहा, पिछड़े हुए बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते हैं जब शिक्षकों द्वारा उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए उस बालक पर, तो वह प्रगति उसका कर सकता है। यह तभी संभव है जब छोटे समूह में शिक्षा दी जाए, तभी तो समूह के एक एक बालक को नाम से जाने, एक एक बालक को अच्छी शिक्षा दे, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसे विशेष रूप से बालकों को छोटे समूह में रहकर शिक्षा। इस संबंध में स्टोन्स ने लिखा भी है और उन्हें 3 सुझाव भी दिए हैं स्टोन्स ने कि एक कक्षा में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। छोटे समूह का मतलब होता है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम, तो एक कक्षा में 20 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। और दूसरा सुझाव उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि यदि छात्र में किसी प्रकार की शारीरिक दोष हो, मान लीजिए छात्रों में किसी न किसी प्रकार का शारीरिक दोष है, तो उसकी संख्या 20 से कम होनी चाहिए। पहले तो सामान्य बालकों की बात, एक पिछड़ा बालक हो तो कक्षा में संख्याएं 20 हो, पहला सुझाव। और दूसरे सुझाव में कहा कि यदि उसको कहीं शारीरिक दोष है तो आप कक्षा में छात्रों की संख्या कम कर सकते हैं, मतलब 20 से भी कम कर सकते हैं। इस सुझाव के द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा सुझाव उन्होंने एक चीज और रखा कि एक कक्षा में केवल एक अध्यापक द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर एक कक्षा में एक अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जा रही है, ऐसा क्यों? इसलिए कि एक अध्यापक अगर प्रतिदिन शिक्षा दे रहा है तो बच्चों की सारी गतिविधियों से वह परिपूर्ण होता है। अब बच्चों में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसके एक एक पहलू को वह जानता है। इसीलिए जब ये बातें रखी गई कि छोटे समूह में शिक्षा, अपने अलग अलग सब्जेक्ट लेकर कई लोग आके वहाँ पढ़ा सकते हैं, लेकिन सुझाव में स्टोन्स ने ये नहीं कहा कि कई शिक्षक पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस आधार पर एक शिक्षक सिर्फ पढ़ा रहा है तो बच्चों की सारी गतिविधियाँ उसको मालूम रहती है। अब मालूम होने के कारण वह प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देते हुए एक बालक को
बहुत अच्छे तरीके से पिछड़पन से बचा सकता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई छोटे समूह की शिक्षा की, कि वह पूर्ण रूप से बचाया जा सके। अगले क्रम में विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। कितनी अच्छी बातें कहा। कक्षा में समान बालकों जैसी अगर शिक्षाएं दे रहे हैं तो बालक नहीं पढ़ सकता। जब तक विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करेंगे। विशेष पाठ्यक्रम क्या होता है? जैसे पिछड़े बालकों का जिसमें रुचि है, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें उसके भाव हैं, किस शिक्षण विधि से वह पढ़ना चाहता है, उसके अंदर कैसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिसे पूर्ण रूप से वह जान सके और समझ सके। पिछड़े बालकों के लिए विशेष प्रकार के जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम अधिक से अधिक लचीला, स्पष्ट, कठोर पाठ्यक्रम नहीं। पिछड़े बालकों के लिए पाठ्यक्रम अधिक से अधिक लचीला हो और सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से कम बोझिल, स्पष्ट कि लचीला तो होना चाहिए लेकिन सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से कम बोझिल तथा कम विस्तृत होना चाहिए। और उसका पाठ्यक्रम विस्तृत न हो, शार्ट हो। विस्तृत पाठ्यक्रम पिछड़े बालकों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए सीमित पाठ्यक्रम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वह बालक के लिए उपयोगी, स्पष्ट कहा है, इसके अतिरिक्त वह बालक के लिए उपयोगी, उनके जीवन से संबंधित तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। स्पष्ट, उनके जीवन से संबंधित हो तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए, कि जो शिक्षक उनकी आवश्यकताओं को समझ सके, पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में पिछड़े बालक की शिक्षा होनी चाहिए। इसके उद्देश्य के जो बारे में है, क्यों ऐसा होना चाहिए, इसके उद्देश्य के बारे में कुप्पुस्वामी ने लिखा है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, स्पष्ट कहा कि कुप्पुस्वामी ने, कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बालकों को विद्वान बनाने के लिए, स्पष्ट कहा, विद्वान बनाने के लिए, मान लीजिए या विद्वान बनाने के बजाय, ठीक है विद्वान पाठ्यक्रम ऐसा हो, विद्वान नहीं बना पा रहा, तो विद्वान बनाने के बजाय जीवन के लिए तैयार करे एवं उनको बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता बनाए। ठीक है, पाठ्यक्रम रहे, हम नहीं सोच रहे हैं कि बालक को विद्वान बना दें, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग विद्वान बन सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर होता है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति को, बालक को बुद्धिमान तो बना सकता है और एक कुशल कार्यकर्ता भी बनाए। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया। कोई जरूरी नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं, कक्षा एक समान चलती है और हर कक्षाएं में अलग अलग बुद्धि के बालक रहते हैं। मंदबुद्धि, समान बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक सब रहते हैं। क्या एक समान सबका लर्निंग, अध्ययन और ज्ञान बुद्धि होते हैं? नहीं, लेकिन
पिछड़े बालकों के लिए जो हम व्यवस्था करेंगे विशेष पाठ्यक्रम का, इतना तो है विद्वान न बनाए, लेकिन उसमें साम्यता का गुण विकसित करे, बुद्धिमान बना सके और एक कुशल कार्यकर्ता बनाए, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण होना। अगला, अध्ययन के विषय इतनी स्पष्ट पॉइंट है। इसमें स्किनर और हैरीमन महोदय ने भी अपनी बातें बहुत ही खुल कर कहा है, इनकी भी मैं कि वास्तव में जो अध्ययन के विषय हैं पिछड़े बालकों में मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है। स्पष्ट कर, पिछड़े बालकों में मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है। अतः उनके अध्ययन के विषय में न तो अमूर्त होने चाहिए, उनके अध्ययन के विषय में अमूर्त नहीं होनी चाहिए, और न उनमें सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की अधिकता होनी चाहिए। उसके एक साथ स्पष्ट कहा कि जो अमूर्त नियम है, अमूर्त चिंतन है, विषय के अध्ययन के विषय तो अमूर्त होनी चाहिए, और न उनमें सिद्धांतों एवं सामान्य नियमों की अधिकता होनी चाहिए। उसी रूप में स्पष्ट को ध्यान देते हुए स्किनर, मनोवैज्ञानिक है स्किनर, कबूतर में जिन्होंने प्रयोग भी किया था, स्किनर और हैरीमन ने पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का जब संबंध उनके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए, उन्होंने कहा कि पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का जो संबंध है उनके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए। समाज का वातावरण कैसा है, समाज में कैसे लोग हैं, समाज में कैसे लोगों का रहना है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है बालकों में सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना, इस शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों में सामाजिक वातावरण का स्पष्ट सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना, जो बालक सामाजिक रूप से परिपूर्ण न हो, सामाजिक रूप से परिपक्व न हो, ऐसे बालकों का पिछड़पन का कारण ही होता है। वैज्ञानिकों ने पहले स्पष्ट कहा कि वह बालक किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हो, एक ही क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हो, और उसके पिछड़पन का कारण सामाजिक वातावरण हो सकता है। इसीलिए अध्ययन के विषय में भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें रखा स्किनर ने कि बालकों में सामाजिक वातावरण उत्पन्न होना चाहिए, करना चाहिए। एक सामाजिक अच्छे समाज में निर्माण करने वाला बालक का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही तो बालक का व्यक्तित्व है। इसी अगले क्रम में हस्तशिल्पों की शिक्षा एक पिछड़े बालक बालिकाओं के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा अति आवश्यक है। यह बालक अगर पढ़ने के क्षेत्र में कमजोर है, सामाजिक क्षेत्र में कमजोर है, तभी काम चलने योग्य नहीं है। अगर पढ़ने के क्षेत्र में, तर्क करने के क्षेत्र में, चिंतन करने के क्षेत्र में इनकी शक्तियों का जो अभाव होता है, अगर पिछड़े बालकों में तर्क तथा चिंतन की शक्तियों का अभाव होता है, अतः इसके लिए जब हम बातें करते हैं, इसके लिए मूर्त विषयों के रूप में हस्तशिल्पों की शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। हस्त शिक्षा अगर बालक नहीं पढ़ पाए तो अगर हाथ से करने की शिक्षा उसकी कला है, कोई कार्य करने की कला है, तभी वह अपना जीवन यापन
बहुत सुचारू रूप से कर सकता है। और उसी संबंध में उनकी जब मूर्त अमूर्त की बातें आती हैं, प्रबंध किया जाता है, तब बालकों को निम्नांकित शिल्पों की शिक्षा दी जा सकती है, जिसे बालकों कभी कभी मानते हैं चीज़ें, जैसे कताई, बुनाई, जिल्दसाजी। अगर बालक चाहे बालिका है, कोई भी हो, कताई बुनाई अगर समझ जान रही हैं तो वो भी हस्तशिल्प के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। और जिल्दसाजी, जिल्द बनाने का काम, कोई अन्य कार्य की बातें। और टोकरी बनाना, अगर टोकरी देखती है ना, छोटे छोटे लोग होते हैं, टोकरियाँ बना देते हैं बहुत बढ़िया से। बांसफोड़ जो होते हैं, बांसों से डालियाँ कितनी अच्छी सुंदर सुंदर बना जाते हैं। तो क्या है, यही तो हस्त कला ही है, टोकरी बनाना। दूसरी बात, बेत, धातु, लकड़ी और चमड़े का काम अगर सीख ले रहा है बच्चा हस्तशिल्पों के द्वारा, तभी वह जीवन यापन कर सकता है। बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, आगे लिख करके इसमें शिल्प हो सकते हैं, जैसे बुनना, है ना, कढ़ाई करना, सिलाई करना। ये बालिकाओं के लिए हस्तकला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के युग में सभी बालिकाओं के लिए हस्तकला अनिवार्य है, चाहे वो पिछड़े बालक हो, चाहे तीव्र बालक हो, चाहे मंद बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक बालिकाएं हों। हस्तकला का ज्ञान सबको होना जरूरी है, और उसी से कटाई, बुनाई, सिलाई करना। और महिलाओं के लिए भोजन बनाना, ये भी तो यह हस्तशिल्प कला ही है। किसी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना जाता है, और किसी को वही कार्य दे दिया जाए, वही सामान दे दिया, वही सामग्री दे दिया जाए, इसके बाद भी स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाते हैं। तो क्या है, हस्तकला तो है। इसीलिए महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जीवन यापन के लिए भोजन बनाना भी एक हस्तकला है, कढ़ाई करना भी एक हस्तकला है, और सिलाई करना अति आवश्यक है। सिलाई सभी को जानना चाहिए, ये चीज़ें इसमें कूट कूट के जिस दिन इस बालक में भर दिया जाएगा। इसलिए न करने के लिए कि अगर बालक नहीं पढ़ रहा है तो इसके लिए हस्तशिल्प कला की भी व्यवस्था की गई है, कि हस्तशिल्पों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है उचित मात्रा में। और गृह विज्ञान से संबंधित अन्य कार्य भी हों। गृह विज्ञान ही पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं। हाई स्कूल इंटर में लोग जितनी बच्चियां होती हैं गृह विज्ञान जरूर लेती हैं, कि गृह विज्ञान के द्वारा इनका जीवन यापन संभव है और उसको कर भी सकती हैं। इसलिए कोई भी कार्य गृह विज्ञान से संबंधित अन्य कार्य भी होना चाहिए। अगला, सांस्कृतिक विषयों की जो शिक्षा, सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की जो आत्म अभिव्यक्ति, पिछड़े बालकों की आत्म अभिव्यक्ति की शक्तियों का विकास करने के लिए उनकी कमियों और क्षमताओं के अनुसार कभी भी शक्तियों का जब हम विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी कमी और क्षमताओं के अनुसार संगीत, है ना, कि सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा तो क्षमताओं के अनुसार होता है। संगीत, नृत्य, ड्राइंग और अभिनव की शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिनव की शिक्षा की बातें करते हैं कि दी जानी चाहिए। उनमें नैतिक गुणों का विकास करने के लिए, नैतिक गुण विकसित हों और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए उनको वीर मनुष्यों और महान पुरुषों एवं महिलाओं की कहानियों की नाटक के रूप में, नाटक की शिक्षा
दी जा सकती है, नाटक के रूप में शिक्षा दी जा सकती है महिलाओं को भी। तो ये चीज़ें जो संगीत की बातें आती हैं, संगीत ऐसी चीज़ें हैं कि किसमें सभी में समान नहीं हो सकता। जब संस्कृति की बात आती है, सरस्वती ने सबको स्वर दिए हैं, लेकिन आवाज़ सबकी एक समान नहीं है। इसलिए नृत्य, संगीत, ड्राइंग, अभिनय की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके द्वारा उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। ये नैतिक गुण अगर किसी महापुरुषों का उदाहरण दें, किसी महिलाओं का उदाहरण दें, एक गुण उसमें नाटकों के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वास्तव में व्यक्ति सांस्कृतिक क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में आगे नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे, देखते ना, कवि कोई घटना को देख करके इतनी अच्छे तरीका से उसमें मोड़ ला देते हैं, लगता है कि रियल में उस घटना जब हुई है तो वहाँ उपस्थित थे। ये क्या है? संस्कृति है, कला है, नाटक है। इसको हर क्षेत्रों में पिरो करके आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से रखते हैं। ये भी चीज़ें द्वारा पिछड़े बालकों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है और दिया जा सकता है। एक पॉइंट और उसमें है, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़े बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधि की व्यवस्था होनी चाहिए। वह विशेष शिक्षण विधि क्या है? जिससे बालक समझ रहा हो, जिससे पढ़ने में रुचि ले रहा हो, वही तो उसके लिए शिक्षण विधि है। और जब बालक किसी चीज़ को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, समझ नहीं रहा है, तो वह शिक्षण विधि नहीं है, उसके प्रतिकूल हो गई शिक्षण विधि। और अगर मैंने सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़े बालकों में जो सामान्य बुद्धि कम होती है, समान बुद्धि बालकों की अपेक्षा जो पिछड़े बालकों में सामान्य बुद्धि कम होती है, अतः उनके लिए अगर विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहते हैं कि विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए उस रूप में। जैसे नंबर 1 पहला बता रहे हैं, कौन सी विधि के द्वारा? जिसे सरल और रोचक शिक्षण विधि। एक पिछड़े बालकों के लिए सरल और रोचक शिक्षण विधि हो। देखते हैं, बालक के लिए आप पढ़ा रहे हैं तो कम समझेगा, लेकिन किसी का फोटो चित्र दिखाइए तो उसे बच्चा ज़्यादा समझता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो चीज़ें घर कर जाती हैं कि सर ने ऐसे पढ़ाया है। तब रोचक विधि का, जैसा हम साहित्य, जैसे साहित्य में मैं किसी कविता को पढ़ा रहा हूँ, तो जिस कविता को मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा भाव होना चाहिए, तो बच्चा उसे और अच्छे सीखेगा, उसको रोचक लगेगा। जैसे कभी होता है ना, एक पद में एक है कविता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। तो अगर इसको लय से आप कहिए तो बच्चा बहुत अधिक इंटरेस्ट लेता है। और उसको कहिए कि जसोदा ने जब कृष्ण भगवान से कहा कि तुम ही माखन खाए हो लाला, तो उसने गा के कहा कि मैया मोहि मैं नहीं माखन खायो। भोर हुआ, मैं तो गाय लेकर चले गए, तो माखन कैसे खाए? मतलब खाए भी हैं, लेकिन झूठ से वह सत्य बता रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, और सिद्ध करके दिखा दिए कि मैंने नहीं खाया। चार पहर बंसी भट भट घर, शाम पूरे घर आए। मतलब पूरे दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ, तो घर आए तो कैसे खाए? खाए वही,
लेकिन अपने गाना और भाव रोचक बना के उस भाव को समेट दिए। तो अगर ऐसे जैसे चीज़ें हैं, जैसा साहित्य है, जैसा संस्कृति है, जैसा बालक है, उनके अनुसार अगर शिक्षण रीति का प्रयोग करेंगे तो बच्चा किसी भी पाठ को पर रोचक बना के बात करिए, उसकी बातें का सरल और रोचक। दूसरी बात, शिक्षण की धीमी गति। कभी भी कार्य करते समय अपने शिक्षण को धीमे से पढ़ाइए, धीमे करिए, उसकी स्पीड तेज मत करिए, धीमी गति से, कि बच्चे को समझ में आ जाए। जब धीमी गति उसमें रहेगी तो बच्चे एक एक पॉइंट को समझेगा और उसको आत्मसात करता चलेगा। अगली बात, शिक्षण पर बालकों के दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं में संबंध। शिक्षण से बालक के दैनिक जीवन और उसके मूर्त वस्तुओं से संबंध है कि नहीं। मतलब बालक पढ़ रहा है तो वो हमारे दैनिक जीवन में कभी काम आएगा कि नहीं। अगर उसके दैनिक जीवन में वह कभी काम आ सकता है तब तो उसको सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। और मूर्त वस्तुओं में से उसका क्या संबंध है। आज के ज़माने में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो समाज के लिए कुछ दे सकता है कि नहीं। जितनी बालक को समझ जाएगा उसको सरल शिक्षा के रूप में ग्रहण कर लेगा। इससे भी उसके पिछड़पन को दूर किया जा सकता है। अगले में, शिक्षण में विभिन्न उपकरणों का उदार होना। मैं शिक्षण दे रहा हूँ, उसमें हमारे पास विभिन्न उपकरण हैं कि नहीं एजुकेशन देने योग्य। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे पास उपकरण है कि नहीं। अगर जिस दिन बच्चों को मैंने उपकरण के द्वारा पढ़ाऊंगा तो बच्चा अधिक सीखता है। टीचिंग एड मैं क्यों बनाता हूँ, आप लोग बनाए भी होंगे टीचिंग में। टीचिंग एड क्यों, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए टीचिंग एड होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड। जब उस टॉपिक से रिलेटेड शिक्षण एड आप दिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, उसको सीखेंगे। अगले क्रम में, कम से कम मौखिक शिक्षण। पढ़ाने के बाद बालकों में कुछ मौखिक शिक्षण होना चाहिए। मौखिक शिक्षण से बालक का आत्मज्ञान बढ़ता है, आत्मसात बढ़ता है। खाली पढ़ा दीजिए, मौखिक मत कोई काम करिए तो नहीं। इसलिए ये चीज़ें कम से कम मौखिक शिक्षण भी होनी चाहिए। पढ़ाए गए विषयों की बार बार पुनरावृत्ति। कभी भी कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो विषय शिक्षण विधियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या जो एक बार शुरू कर दिए वैसे ही करते हैं? नहीं। अगर हम पढ़ा दिए हैं फिर दूसरे दिन शुरू करते हैं तो उस जो पढ़ाए हुए चीज़ को मैं दोबारा जरूर पुनरावृत्ति करता हूँ। इसलिए भी किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो आपके मस्तिष्क में बना रहे। एक अच्छे शिक्षक की पहचान कि बिना पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए, बिना पुनः पुनरावृत्ति किए हुए दूसरा पाठ, दूसरी टॉपिक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। इसी बच्चों का क्या होता है कि अगली चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं। एक अच्छे शिक्षक का एक नेक्स्ट, अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने के अवसर। अर्जित ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए छात्र को। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दिया, अवसर कुछ नहीं दिया। इसलिए अर्जित ज्ञान जो छात्र के अंदर है बहुत अधिक रूप में उसका प्रयोग करने देना चाहिए और उससे पूछिए, बताइए, तब ये भी एक शिक्षण विधि है। अगला, योजना पद्धति के आधार पर कार्य। कोई भी कार्य बेघर योजना के ना करें। अगर योजना बना के उस कार्य को बच्चों के सामने रखा जाता है तो बच्चे उसको अधिक ध्यान से सुनते हैं और कार्य करने में रुचि भी लेते हैं। इसी भी किसी की भी कार्य पद्धति, योजना पद्धति के आधार पर ही कार्य करें। अगला, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि स्थानों का भ्रमण। जो चीज़ें आप पढ़ाएंगे बच्चा को कम याद होगा, लेकिन उसका अगर भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अगर भ्रमण करा दे रहे हैं
तब बच्चे को वह अधिक मस्तिष्क में साथ कर लेगा। होता है बताने से ज़्यादा कहीं भ्रमण करा के करिए तो बच्चा अधिक समझता है। इसलिए ऐसी चीज़ें भ्रमण को भी रखा गया है शिक्षण विधि के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत स्टोन्स ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक बार में अधिक न पढ़ा दिया जाए। इसने कहा कि इतनी सावधानी जरूर हो कि एक बार में अधिक से अधिक चीजें न पढ़ाया जाए। अधिक चीज पढ़ाने से बच्चों को बराबर उसके मस्तिष्क में नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार में कम से कम चीजें पढ़ाएं जो बच्चों को, मतलब होता ना कि ज्ञान उतने दें जितना बच्चा जान सके। पता लगा कि एक हफ्ता कॉलेज नहीं आए और जिस दिन आए उस दिन कम से कम 10, 15, 20 पेज लिखवा दिए। नहीं, ये चीज़ें बच्चे को कभी नहीं, बच्चे के अंदर ये चीज़ें कभी नहीं विकसित होनी चाहिए। इसलिए स्टोन्स ने बहुत ही अच्छी बातें रखा कि एक बार में अधिक न पढ़ाया जाए। आवश्यकता से ज़्यादा कोई कार्य नहीं। जैसे होता है ना कि एक बार में, जैसे भोजन, एक बार में आपको सबसे अधिक भोजन करा दिया जाए तो क्या होगा? ये भोजन पचेगा? कहीं ना कहीं उसके आपके अंग में, आपके शरीर में अस्वस्थता लाएगा। तो सेम वही चीज तो है आपके मस्तिष्क में। एक बार बहुत चीजें दे दिया जाए तो वो आपके मस्तिष्क में नहीं रह पाएंगी, और जब नहीं रह पाएंगी तो वही सेम चीज इसने कहा है स्टोन्स ने। इसीलिए आज मैं पिछड़े बालकों की शिक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।